आतंकी कनेक्शन की पड़ताल के लिए एनएसए अजीत डोवल के नेतृत्व में ऑपरेशन ऑक्टोपस का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। यह एक ऐसा ऑपरेशन था जिसे बेहद खुफिया तरीके से अंजाम दिया जाना था। पीएफआई के कारिंदों तक इस ऑपरेशन की खबर ना पहुंचे, इसके लिए अजीत डोवल ने कमान अपने हाथों में रखी थी। यही नहीं, ऑपरेशन शुरू होने से लेकर खत्म होने तक डोवल स्पेशल कंट्रोल रूम से हर हलचल पर नजर लगाए हुए थे। देखिए कैसे डोवल की सटीक रणनीति की वजह से कामयाब हुआ पीएफआई का पर्दाफाश करने के लिए तैयार किया गया ऑपरेशन ऑक्टोपस। डोवल ने रणनीति बनाई, पीएफआई की शामत आई। सीक्रेट मीटिंग, स्पेशल कंट्रोल रूम, डोवल का ऑपरेशन ऑक्टोपस। पीएफआई पर महा रेड की इनसाइड स्टोरी। 22 सितंबर ये वही तारीख थी जब अल सुबह देश के 11 राज्यों में एनआईए, ईडी और राज्य पुलिस की टीम की छापेमारी की खबर सुर्खियां बटोरने लगी। पीएफआई के 93 ठिकानों पर सबसे बड़ी दबिश को अंजाम दिया गया। इस संदिग्ध संगठन से जुड़े करीब 106 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 2018 से पीएफआई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू होने के बाद ये जांच एजेंसियों की ओर से की गई सबसे बड़ी कार्रवाई थी। पीएफआई पर मनी लॉन्ड्रिंग के साथ टेरर फंडिंग, टेरर मॉड्यूल तैयार करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की योजना बनाने का आरोप है। Believe that PFI create a ecosystem and on the basis of that ecosystem people join in jihad, so-called jihad, sponsored by Al-Qaeda or ISIS. So this is what our intelligence agencies believe. This is what evidence keeps on coming. जांच एजेंसियों ने इस संदिग्ध संगठन के नेटवर्क का भंडाफोड़ करने और इसके कारिंदों की काली करतूतों का पर्दाफाश करने के लिए महारेड को अंजाम दिया था। लेकिन इस महारेड को कामयाब बनाने और इसकी जानकारी को बेहद सीक्रेट रखने की तैयारी काफी पहले से की जा चुकी थी और इस तैयारी को अमली जामा पहनाया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल। अजीत डोभाल की देखरेख में जांच एजेंसियों ने ऑपरेशन ऑक्टोपस का ब्लूप्रिंट तैयार किया और 22 सितंबर को देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर एक साथ रेड कर दी। इससे पहले कि हम आपको अजीत डोवल के ऑपरेशन ऑक्टोपस का सच बताएं, इससे पहले कि हम आपको पीएफआई के खिलाफ महारेड के महाप्लान का एक एक राज बताएं, 30 जुलाई की ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 30 जुलाई को एनएसए अजीत डोवल ने मुस्लिम धर्मगुरुओं की एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में हैदराबाद से आए ऑल इंडिया सूफी सज्जाद निशीन काउंसिल के चीफ नसीरुद्दीन चिश्ती ने पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की थी। तो अजीत डोवल ने भी कहा था कि कुछ संगठन ऐसे हैं जो मुस्लिमों को भड़काने का काम कर रहे हैं। कई फोर्सेस इस तरह की भी एक नेगेटिविज्म का एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं जिससे देश की प्रगति में बाधा पड़ती है, रुकावटें पड़ती है। चंद लोग जो धर्म के नाम पर या किसी और विचारधारा के नाम पर हिंसा का, लोगों के अंदर वैमनस्य पैदा करने का, लोगों के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का प्रयत्न करते हैं, उसका प्रभाव पूरे देश पर होता है, देश के अंदर भी होता है और देश के बाहर भी होता है। मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ हुई मीटिंग के करीब एक महीने बाद अमित शाह भी एक गोपनीय बैठक बुलाते हैं। 29 अगस्त को अमित शाह, अजीत डोवल, आईबी चीफ तपन डेका और रॉ चीफ सामंत गोयल की सीक्रेट मीटिंग होती है और सूत्रों की माने तो इसी मीटिंग में
पीएफआई पर कार्रवाई का प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी अजीत डोवल को सौंपी जाती। पीएफआई की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की जानकारियां जुटाने का फैसला लिया जा चुका था, जिसके बाद अजीत डोवल की देखरेख में पीएफआई के खिलाफ एक्शन के लिए ऑपरेशन ऑक्टोपस का खाका तैयार किया जाता है और इस ऑपरेशन को अंजाम देने की तारीख मुकर्रर होती है 22 सितंबर। पीएफआई पर सर्जिकल स्ट्राइक करने से पहले खुफिया एजेंसियों की अलग अलग टीमों ने पीएफआई के हर उस काडर के बारे में जानकारियां जुटाई जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा था, लेकिन इस काडर को शिकंजे में लेना इतना आसान भी नहीं था। तो शायद यही वजह है कि अजीत डोवल ऑपरेशन ऑक्टोपस के मुकम्मल होने तक उसकी कमान अपने हाथों में लिए रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन शुरू होने से पहले दिल्ली में एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया था। ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल और आईबी चीफ तपन डेका ने पूरी रात इसी कंट्रोल रूम में गुजारी थी। वैसे ही अजीत डोभाल की रणनीति ही थी जिसकी वजह से पीएफआई पर दबिश देने का प्लान कामयाब हुआ और सुबह 8 बजे तक ज्यादातर टीमें आरोपियों को अपने साथ लेकर वापस हेडक्वार्टर आ गई। पीएफआई के खिलाफ हुए कुछ रेड ऐसी जगहों पर हो रहे थे जहां एनआईए और ईडी की टीम की सुरक्षा को खतरा था। ऐसे में छापों को इस तरह से प्लान किया गया कि सुबह जब तक सभी को ये पता चलता कि पीएफआई पर रेड हो रही है, सभी टीमें सुरक्षित अपने ठिकानों पर लौटन। ऑपरेशन ऑक्टोपस के बाद खुलासा हुआ कि पिछले कुछ सालों में पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों के अकाउंट्स में 120 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा हुए हैं। इनमें से ज्यादातर हिस्सा कैश में जमा हुआ है जो अज्ञात और संदिग्ध स्रोतों से था। विदेश से भी कैश जमा किए गए थे। Assam government is consistently requesting central government to ban PFI. However, as PFI is a national organization and national entity, probably the request of Assam government may not be enough. पीएफआई पर आरोप है कि वो पैसों की हेराफेरी कर उसका इस्तेमाल देश भर में दंगों और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कर रहा था। इतना ही नहीं, इन्हीं पैसों का इस्तेमाल फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के लिए हिंसा भड़काने के अलावा हाथरस में दंगा भड़काने के लिए भी किया गया था। तो शायद यही वजह है कि आज पीएफआई पर प्रतिबंध की तलवार भी लटक रही है। दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीएफआई के खिलाफ सख्ती तो आपने देखी, कैसे ऑपरेशन ऑक्टोपस के जरिए पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई की गई, कई शहरों में छापेमारी हुई। अब आपको यूपी के बाराबंकी की वो रिपोर्ट दिखाते हैं जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की और जाना कैसे वहां पीएफआई ने अपना नेटवर्क खड़ा किया, कैसे युवाओं को बरगलाया गया, पीएफआई के बारे में क्या सोचते हैं लोग। बाराबंकी के लोगों से जुड़ी ये खास रिपोर्ट देखिए। यहाँ नहीं रहते थे, ये केरल में रहते थे। पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई जारी है। देश के खिलाफ साजिश रचने वाले संगठन पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। गुरुवार से अब तक 106 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये लोग पीएफआई से जुड़े हैं। बहुत बार सुनने को मिला है, 2-4 महीने में अक्सर सुनने को मिलता है। यूपी के बाराबंकी में एनआईए ने यूपी एसटीएफ के साथ मिलकर पीएफआई की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। एनआईए ने गुरुवार को नदीम नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी की है। नदीम पीएफआई का सदस्य है और एनआईए की टीम उससे पूछताछ में जुटी है। बाराबंकी में जी मीडिया ने इस मामले की पड़ताल की, जानने की कोशिश की कि कैसे बाराबंकी में पीएफआई अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कैसे युवाओं का ब्रेन वॉश कर उनमें कट्टर पंथ का जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। जी मीडिया संवाददाता मामले की पड़ताल करने बाराबंकी के कुर्सी इलाके में पहुंचे तो पीएफआई के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। यहां लोगों ने बताया पीएफआई के एजेंट कैसे अपना जाल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।
लगभग 9-10 साल के अंतराल में लगभग 24-25 लोग, 26-27 लोग, कोई लोग तो 27-28 लोग बता रहे हैं या 25-26 लोग। हमें भी जानकारी हुई है कि 26-27 लोग यहाँ पर गिरफ्तारी हुई हैं। जी हाँ, सुनने को मिला है, जानकारी हुई है, बहुत बार सुनने को मिला है, 2-4 महीने में अक्सर सुनने को मिलता है। पीआई बारे में पकड़ने के लिए बदला है। ये पहले यहाँ नहीं रहते थे, ये केरल में रहते थे, 4-5 साल वहाँ से बिता के आए हैं। उसके बाद पुलिस मतलब कि इनके पीछे पड़ी थी 1-2 साल से। हमने जब लोगों से पीएफआई के बारे में जानकारी जुटाई तो लोगों ने इस संदिग्ध संगठन से जुड़े कुछ और राज का पर्दाफाश किया। लोगों ने बताया कि बाहर से आए कुछ लोगों ने इस्लाम के नाम पर युवाओं को गुमराह करने की कोशिश की और यहाँ के लोगों को बरगलाया गया। आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि ये चूंकि थोड़ा सा पिछड़ा इलाका है, तो ऐसे में यहाँ पर गैर शिक्षित जो है लोग रहते हैं। इसके साथ साथ जो मुस्लिम आबादी है वहाँ पर ये पीएफआई के जो तमाम लोग हैं वो वहाँ पर एक्टिव रहते हैं और वहीं से अपना पूरा नेटवर्क जो है वो बनाते हैं। गांव के लोगों से जब हमने बातचीत की तो स्थानीय लोगों ने पीएफआई का काला चिट्ठा खोल दिया। ग्रामीणों ने बताया कि पीएफआई ने उन गैर मुस्लिमों को भी निशाना बनाया है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर पीएफआई ने युवाओं और बच्चों को हथियार चलाने से लेकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की ट्रेनिंग दी है। बाराबंकी, लखनऊ, लखीमपुर, गोंडा, बलरामपुर, यहाँ पर पूरा एक नेटवर्क जो है वो फैलाया है। और अब आपको देखिए तो हम तस्वीरें दिखा रहे थे, क्योंकि देखिए ये इलाका वो इलाका है जो पीएफआई का गढ़ बन गया था। मतलब यहाँ पे एक तरह से सेंटर जो है वो चलाया जाता था। और अब आपको देखिए ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि हम इस वक्त जो है कुर्सी के उस इलाके में पहुंचे हैं जहाँ पर एनआईए की टीम ने जो है जबरदस्त तरीके से छापेमारी की थी। जाहिर है इस्लामिक शिक्षा के नाम पर पीएफआई देश के अंदर ही जिहाद के लिए लंबी फौज तैयार करने में जुटा है। वो युवाओं को कट्टर बना रहा है। ऐसे में पीएफआई पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी हो गया है। बाराबंकी से संवाददाता विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा किस तरह से पीएफआई युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें कट्टरपंथी बना रहा है। लेकिन पीएफआई की हकीकत इससे भी ज्यादा कड़वी है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जांच एजेंसियों की एक्शन के विरोध में सड़कों पर उतरे पीएफआई समर्थक अब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाने लगे हैं। मामला पुणे का है, जहां कलेक्टर ऑफिस के बाहर पीएफआई समर्थकों का हुजूम जुटा था। ये लोग केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे, लेकिन कुछ ही पलों में यह विरोध राष्ट्र विरोध में तब्दील हो गया। पहले पीएफआई पर एक्शन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, अब पीएफआई के समर्थन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। 22 सितंबर को पीएफआई पर एक्शन क्या हुआ? पीएफआई के ठिकानों पर छापे क्या पड़े? पीएफआई के नेताओं और पदाधिकारियों को गिरफ्तार क्या किया गया? पीएफआई से जुड़े संदिग्धों पर हंटर क्या चला? इस संदिग्ध संगठन के समर्थक आज बबूला हो उठे। कहीं पुलिस से भिड़ गए, कहीं पथराव किया, कहीं बंद का आह्वान किया, तो कहीं रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। केरल में तो पीएफआई समर्थक कानून का माखौल उड़ाते नजर आए। लेकिन अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे सवाल उठते हैं कि क्या जांच एजेंसियों की पीएफआई के खिलाफ की गई कार्रवाई गलत है या पीएफआई की छवि साफ सुथरी है? क्या ये संदिग्ध संगठन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं है? गौर से देखिए और सुनिए पुणे से आई इन तस्वीरों का मजमून। जी हाँ, ये लोग जो हिंदुस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि पीएफआई के कारिंदे हैं। ये पुणे में कलेक्टर ऑफिस के बाहर जुटे तो थे पीएफआई पर एक्शन का विरोध करने के लिए, लेकिन देखते ही देखते ये विरोध देश विरोध में तब्दील हो गया और लगने लगे पाकिस्तान के समर्थन में नारे। पुणे पुलिस ने कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन करने और माहौल बिगाड़ने के आरोप में 60 लोगों पर केस दर्ज किया, लेकिन पाकिस्तान के समर्थन में लगने वाले नारों से पुलिस इनकार कर रही है। वैसे तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, तो शायद यही वजह है कि राज्य के डिप्टी सीएम
देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले पर संज्ञान लिया और दोषियों पर एक्शन का ऐलान किया। देखिए, महाराष्ट्र में और भारत में अगर कोई नापाक इरादों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दे रहा होगा तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को हम छोड़ेंगे नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। पुणे में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले पीएफआई समर्थकों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र बीजेपी भी ऐसे लोगों को चेतावनी दे रही है। पाकिस्तान के बगल बच्चों ने पाकिस्तान का जय जयकार किया, लेकिन वो कान खुलकर सुन ले कि अब केंद्र में और राज्य में दोनों जगहों पर हिंदुत्व की सरकार है। उनको चुन चुन कर उनका हिसाब किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। वैसे सवाल उठते हैं कि पीएफआई पर एक्शन से उसके समर्थकों में इतनी बौखलाहट क्यों है? अगर पीएफआई ने कोई भी देश विरोधी काम नहीं किया है तो इतना हंगामा क्यों मचा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।